बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फिज़िकल लॉज पार्ट 3 एनर्जी बैलेंस। The concept of energy conservation as expressed by an energy balance equation is central to chemical engineering calculations, and similar to mass balances, a balance on energy is crucial. So what is energy balance? It is concerned with energy changes and energy flow within a chemical process. Energy balance is a mathematical or numerical expression of conservation of energy. You can also say first law of thermodynamics. Energy can neither be created or nor destroyed. Energy is indestructible but can be transformed to other forms of energy, and the total amount of energy entering any system must be exactly equal to that of leaving plus any accumulation within this system. बिल्कुल जिस तरीके से हमने मास बैलेंस पढ़ा था एग्जैक्टली उसी तरीके से एनर्जी बैलेंस होता है, बस थोड़ा सा लिखा अलग तरीके से गया है, वरना वो सेम ही चीज़ है. एनर्जी आउट इज इक्वल टू एनर्जी इन प्लस जनरेशन माइनस कंजप्शन माइनस एक्युमुलेशन. आपको अच्छी तरह पता है एनर्जी इनपुट के साथ हमेशा जनरेशन की टर्म आती है और एनर्जी आउटपुट के साथ हमेशा कंजप्शन और एक्युमुलेशन की टर्म्स आती हैं. ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम इक्वेशन है जो हमने मास बैलेंस में पढ़ी थी. एंड एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन फॉर स्टेडी स्टेट प्रोसेस, द एक्युमुलेशन ऑफ बोथ मास एंड एनर्जी विल बी ज़ीरो. ज़ाहिर है अगर कंटिन्यूस प्रोसेस है तो उसमें अक्यूमुलेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना. एवरीथिंग इज़ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट्स वाई स्टेडी स्टेट प्रोसेस में मास अक्यूमुलेशन भी ज़ीरो होता है और एनर्जी अक्यूमुलेशन भी ज़ीरो होती है. ठीक है, तो ये सिंप्लीफाइड हो जाएगी टर्म. और ज़ाहिर है जिस तरीके से हमने फिज़िकल प्रोसेस के लिए मास बैलेंस में पढ़ा था, मास इनपुट इज इक्वल्स टू मास आउटपुट, बिल्कुल इसी तरीके से फिज़िकल प्रोसेस के लिए एनर्जी इनपुट इज इक्वल्स टू एनर्जी आउटपुट हो जाता है. इन एन एनर्जी बैलेंस द टोटल एंथैल्पी ऑफ द आउटलेट स्ट्रीम्स will not be equal to that of the inlet streams. ठीक है, अच्छा अब इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मास बैलेंस से थोड़ा सा मुख्तलिफ एनर्जी बैलेंस में आप देखेंगे क्या कि जो टोटल एंथैल्पी ऑफ आउटलेट स्ट्रीम्स होती है, आउटलेट की जो टोटल एंथैल्पी होती है, आउटलेट कह लें या आउटपुट कह लें, जो टोटल एंथैल्पी ऑफ आउटपुट है इट इज़ नॉट बी इक्वल टू इनलेट टू इनपुट. ठीक है, कभी भी नहीं होती. क्या होता है हमेशा, या तो आउटपुट की एनर्जी ज़्यादा होती है, एंथैल्पी ज़्यादा होती है, या फिर इनपुट की एंथैल्पी ज़्यादा होती है. क्यों? उसकी वजह भी आगे लिखी हुई है. बिकॉज इफ़ एनर्जी इज़ जनरेटेड, ठीक है, अब अगर एनर्जी जनरेट हुई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी जो है वो इनपुट के साथ प्लस जनरेटेड है और जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है. ठीक है, और कंज्यूम्ड, और अगर ये कंज्यूम्ड हो गई एनर्जी, ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन होगा एंडोथर्मिक. ठीक है, देखिए अगर जनरेशन हुई तो एनर्जी जो है वो इनपुट के साथ जनरेशन की टर्म आएगी. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो एनर्जी होगी यानी एनर्जी इनपुट प्लस जनरेशन दोनों मिलाकर आउटपुट के बराबर आएंगे. ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि वो जो रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा.
लेकिन अगर कंजप्शन की टर्म्स कंजप्शन होगी एनर्जी की, ठीक है, तो फिर वो आउटपुट में जाएगी, ठीक है, और उस सूरत में जो टोटल रिएक्शन होगा वो क्या होगा, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि हीट या एनर्जी जो है वो जनरेट हुई ना, इंथैल्पी जनरेट हो गई ना, ठीक है, तो यानी आउटपुट में आ गई, ठीक है, कंजप्शन होकर आउटपुट में आ गई, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आपको पता है कंजप्शन का मतलब ये हुआ कि हीट एब्जॉर्ब हुई या कंज्यूम हुई। तो आपको पता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं कि जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट की ज़रूरत पड़ती है या एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है किसी रिएक्शन के लिए, ठीक है। और जनरेशन अगर रिक्वायर्ड है तो जनरेशन का मतलब ये होगा कि रिएक्शन में के होने की वजह से हीट एनर्जी जनरेट हुई, इंथैल्पी जनरेट हुई। और इंथैल्पी जनरेट जब होती है जब रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी कंज्यूम नहीं होती, ठीक है ना। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस तो आप अच्छे से जानते हैं। तो ये उसी की वजाहत है कि जो जनरेशन टर्म कब आती है, जनरेशन टर्म जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, और कंजप्शन की टर्म कब आती है, जब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, ठीक है। तो ये थोड़ा मुख्तलिफ है मास बैलेंस से, ठीक है। अब इसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आप ऑटोमेटिकली फ़िज़िकल केमिस्ट्री में कर चुके हैं अपने सेकेंड ईयर में, तो मैं उनको तो रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। हाँ, वो जो पॉइंट्स हैं या वो जो कन्वेंशनली जो टर्म्स पॉजिटिव या नेगेटिव होती हैं, मैं उसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। जैसे कि हीट सप्लाई टू अ सिस्टम क्या होती है, Q की वैल्यू पॉजिटिव होती है। हीट रिमूव फ्रॉम द सिस्टम, Q नेगेटिव। वर्क डन ऑन अ सिस्टम, W is positive. Work done by a system, W is negative. Enthalpy of a reaction is negative, means exothermic reaction. Enthalpy of the reaction is positive, means endothermic reaction. Heat added to the system at constant volume, then it will changes only internal energy of the system, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो हीट ऐड की जाती है अगर, तो वो हीट एनर्जी जो ना सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करती है, वो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को चेंज करती है, ठीक है। हीट एडेड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, लेकिन अगर हीट को कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करते हैं देन इट विल चेंज ओनली इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। तो ये क्या करते हैं, ये पूरी की पूरी इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम को चेंज करता है, ठीक है। तो ये सारे कन्वेंशनल टर्म्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। एंड देन इसके बाद हम आते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की तरफ। और ये जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं ये इस तरीके से बताई जा रही हैं कि जिसमें एनर्जी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और इसीलिए जो एनर्जी बैलेंस है वो मास बैलेंस से बहुत कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज एनर्जी कैन एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म्स मेकिंग एनर्जी बैलेंस मोर कॉम्प्लेक्स देन मास बैलेंस। सच एज अब किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है आपको बहुत अच्छे से पता है, और आपको इन सब के फॉर्मूले भी पता हैं, इसलिए मैंने उन तमाम चीज़ों को रिपीट नहीं किया है। ये सब चीज़ें आप फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म होती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म होती है, थर्मल एनर्जी की फॉर्म होती है, वर्क एनर्जी की फॉर्म होती है, और इंटरनल एनर्जी की भी एक फॉर्म होती है, ठीक है। और ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जो कॉमन यूनिट्स ऑफ एनर्जी हैं वो मैंने यहाँ रिपोर्ट कर दिए हैं। जैसे अर्ग्स होता है जो कि 9 सेंटीमीटर भी कहलाता है, जूल की वैल्यू होती है जो कि एक्सपोनेंट 7 अर्ग्स के बराबर होता है। न्यूटन मीटर इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1 जूल। फुट पाउंड और पाउंड फोर्स इज़ इक्वल टू 32.174 पाउंडर। फुट पाउंडर ये भी एक जो है वो यूनिट है। ग्राम कैलोरी भी यूनिट है। और ब्रिटिश थर्मल यूनिट जिसको हम BTU भी कहते हैं, ये भी एनर्जी की यूनिट है।
जो सबसे ज़्यादा आपको कन्वर्जन्स में चाहिए होती है वो या तो कैलोरी से जूल्स में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि अगर आप वन क्वांटिटी ऑफ समथिंग इज़ इक्वल टू द ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ अनदर थिंग को आप एक चीज़ को मेमोराइज कर लेंगे तो आप रिलेशंस बना सकते हैं खुद से। यानी अगर आप 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.184 जोल्स को याद कर लेंगे तो आप जोल से कैलोरी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 1 BTU यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज इक्वल्स टू 252 ग्राम कैलोरी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो, अच्छा अब अगर आपको अगर BTU और जूल में कोई रिलेशन नहीं याद तो आप BTU से कैलोरी और फिर कैलोरी से जूल में भी जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से फिर हमने आपको ये एक कन्वर्जन यहाँ पर क्वेश्चन के तौर पे दी है जिसमें मैं वही मेथड जो कि यूनिट कैंसिलेशन मेथड है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। और एक कन्वर्जन दिखाने का मकसद ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीखें, ठीक है। सिंपल भी हो एग्जांपल्स में हो और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी होना चाहिए ताकि आपको हर तरीके से उसको यूज़ करना है। जैसे कि हमारे पास इस सवाल में है कि कन्वर्ट BTU पर आवर फुट डिग्री फ़ारेनहाइट टू ग्राम कैलोरी सेकंड सेंटीमीटर इनटू डिग्री सेंटीग्रेड। अब सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हम कंप्लीट कन्वर्जन कर रहे हैं, यानी कि कोई एक यूनिट भी नहीं है जो यहाँ पर सेम है, ठीक है। अच्छा अब कौन कौन सी यूनिट किस किस क्वांटिटी की हैं, जैसे कि BTU ये अभी हमने पीछे पढ़ा एनर्जी की है, यूनिट है ब्रिटिश थर्मल यूनिट और इसको हम चेंज कर रहे हैं ग्राम कैलोरी में। आवर आपको पता है टाइम की यूनिट है और इसको हम चेंज कर रहे हैं सेकंड में। फुट आपको पता है लेंथ की यूनिट है और इसको हम चेंज कर रहे हैं सेंटीमीटर में। डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की यूनिट है जिसको हम चेंज कर रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको इन तमाम के कन्वर्जन फैक्टर चाहिए होंगे, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया था कि 1 BTU इज इक्वल्स टू 252 ग्राम कैलोरी, ठीक है। ये हमारी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। 1 फुट इज इक्वल्स टू 30.48 सेंटीमीटर, इससे हमारी लेंथ चेंज हो जाएगी। 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स, इससे हमारा टाइम चेंज हो जाएगा। और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 9 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे हमारा डिग्री सेंटीग्रेड चेंज हो जाएगा। लिहाजा हमने इन तमाम की जगह जो है इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी और इनकी यूनिट्स जो हैं उनको कैंसिल करके नए यूनिट्स रख दिए। तो जब हम इस पूरी क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे दैन इट इज़ इक्वल्स टू 4.13385 एक्सपोनेंट -3 ग्राम कैलोरी पर सेकंड सेंटीमीटर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और अगर आप इसको उल्टा कर लें, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं कि 1 ग्राम कैलोरी पर सेकंड सेंटीमीटर डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इज़ इक्वल टू हाउ मच BTU पर आवर फुट डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो ये सब चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर हमने कोई क्वांटिटी दी हुई होती तो आप ये निकालने के बाद उस पर्टिकुलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास पता चल जाता है कि हाउ मच BTU पर आवर फुट डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू हाउ मच ग्राम कैलोरी पर सेकंड सेंटीमीटर एंड डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, ये बस थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप सही तरीके से यूनिट कैंसिल कर देंगे तो आप सही आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। अच्छा अब ये एक एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर रखी है ताकि हम आपको समझा सकें कि एनर्जी बैलेंस जो है वो किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। ओके, सो द क्वेश्चन इज़ 100 pound of pure carbon is burned to carbon dioxide using dry air. The formula of dry air is 79% nitrogen gas and 21% oxygen gas. Theoretically,
नेसेसरी टू सप्लाई ऑक्सीजन फॉर कंबस्शन। ठीक है, ड्राई एयर यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्योर कार्बन को बर्न करना है कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, और ड्राई एयर यूज कर रहे हैं लेकिन उसमें नाइट्रोजन का कोई काम नहीं है, जो भी काम है वो ऑक्सीजन का है, क्योंकि एक्चुअली ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए ड्राई एयर यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन कंबस्शन करेगी कार्बन की और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं, 100 पाउंड ऑफ प्योर कार्बन। ठीक है, नाउ द एयर एंड कार्बन एंटर्स द बर्नर एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जब आपने दोनों यानी एयर, ड्राई एयर एंड कार्बन दोनों को आपने जब एंटर किया बर्नर पे तो उस वक्त 18 डिग्री सेंटीग्रेड था, और जब आपके पास प्रोडक्ट बनी एंड द प्रोडक्ट गैसेस लीव एट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रोडक्ट हमारे पास किस टेम्परेचर पर आ रही है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ रही है। ठीक है, द बर्नर इज ऑपरेटेड at a constant pressure of 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, बर्नर जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे ऑपरेट हो रहा है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg पर। नाउ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट अनअकाउंटेड फॉर। ठीक है जनाब, तो इसमें आप इसको सॉल्व, अच्छा इसमें अभी डाटा मज़ीद और भी है जो इसमें गिवन है, जैसे कि अब इन्होंने जैसे कि डेल एच थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन अगर आपने किए हो तो आपको अच्छे से याद होगा कि उसमें कुछ गिवन इक्वेशंस या गिवन जो है वो वैल्यूज़ आपको दी जाती थी। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी वो चीज़ें गिवन है, और ये एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कि आपको थर्मोकेमिस्ट्री में सॉल्व करने होते थे डेल एच के क्वेश्चंस, वो भी आप अच्छे से कर चुके हैं। When 1 pound mole of carbon combined with 1 pound mole of oxygen at atmospheric pressure and 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जो इनिशियल टेम्परेचर था, 1,69,250 BTU energy is evolved. Okay, so del H is basically negative 1,69,250 BTU। एक तो ये आपको गिवन क्वांटिटी हो गई, ठीक है, यानी कि ये आपकी इक्वेशन हो गई। अगर आप इसको लिखना चाहें, मैं इसको लिख देती हूँ तो आई थिंक ज़्यादा आसानी होगी हमें। ओके, मैं बॉल पॉइंट ले लेती हूँ, और बॉल पॉइंट का जो कलर है इट मस्ट बी रेड कलर। अच्छा, अब ये क्या बताया गया है, इसमें बताने का मकसद आपको ये है, थोड़ा सा लिखने में शायद मेरा हाथ वो हो, बेचारा कार्बन, खैर, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड, और ये 1 पाउंड मोल, ठीक है, 1 पाउंड मोल की बात हो रही है अभी, ठीक है, ये इक्वेशन है। और इसके आगे आपको जो टर्म दी हुई है वो इस तरीके से दी हुई है, वैल्यू माइनस, बल्कि सॉरी डेल एच कर लेते हैं इसको, मैं अभी इसको मिटा देती हूँ, माइनस डेल एच के बजाय डेल एच इज इक्वल्स टू माइनस 1,692,5,0, ठीक है, और ये क्या है, दिस इज बेसिकली बी टी यू,
ठीक है, ये इस तरीके से है। और मैं इस माइनस को ठीक कर देती हूँ, तो फिर हम बात करते हैं अपनी, कंटिन्यू करते हैं, इसको सही से लगा देते हैं। ओके, एक्चुअली इस तरह लिखना बड़ा मुश्किल होता है, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। बट आपको समझाने के लिए कि ये एक्चुअली इसका मतलब क्या है, मैंने इसको ऐसे लिखा, ठीक है। ये मैंने इधर से माइनस डिलीट कर दिया। ओके, अब हम अपना वापस से पॉइंटर ले लेते हैं, एरो। ओके, तो ये वाली जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन बता दिया है आपको बताने के लिए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताई जा रही है कि व्हेन 1 पाउंड मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 1 पाउंड मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। अच्छा, ये इसमें इनकी सिचुएशंस भी होंगी, फिजिकल फॉर्म्स, जैसे कि कार्बन सॉलिड फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस फॉर्म में होगी। देन और टेम्परेचर भी इसमें गिवन है 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एंड देन इसमें जो एनर्जी इवॉल्व हो रही है इट इज़ इक्वल्स टू, बिकॉज इवॉल्व है इसलिए नेगेटिव साइन है, 169,250 BTU। तो इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन गिवन होती है जो आप थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। मीन हीट कैपेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस इन द टेम्परेचर रेंज 18 degree centigrade to 2000 degree centigrade at constant pressures are 23.45 BTU per pound mole डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसकी है? ये कार्बन डाइऑक्साइड की हीट कैपेसिटी है, ठीक है। और नाइट्रोजन की हीट कैपेसिटी क्या है? 14.38 BTU पर पाउंड मोल डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब हीट कैपेसिटी भी मीन कैपेसिटी बता दी है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की भी बता दी है और नाइट्रोजन गैस की भी बता दी है। यानी बेसिकली ये कांस्टेंट प्रेशर पर है, तो ये CP की टर्म है, और ये टेम्परेचर रेंज पूरी वो कवर कर रही है जो कि क्वेश्चन में है। 18 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होगी और 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रही है, ठीक है। और ये दोनों टर्म हमको बताई हुई हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है और नाइट्रोजन गैस की क्या है, ठीक है। तो डाटा आपको कम्प्लीटली गिवन है, ठीक है। मैं इसमें थोड़ी सी वजाहत के लिए पॉइंटर से लिख देती हूँ कि ये जो ये टर्म है, दिस वन, ठीक है, ये वाली जो टर्म है हमारे पास पूरी, ये क्या है? इट इज़ बेसिकली CP। किसकी CP है ये? कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। और ये किसकी है? अच्छा, ये है CP वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन गैस। ये CP जो हम पूरी फॉर्म लिखते हैं डेल CP, ठीक है ना, ये वो है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी डेल CP, ठीक है। तो मीन हीट कैपेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की ये वैल्यू है और मीन हीट कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस की ये वैल्यू है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ बेसिकली गिवन टू यू एंड नाउ अब आपको सॉल्यूशन की तरफ आना। तो सबसे पहले तो आपने सिंपली ये देखना है कि इनपुट पे क्या एनर्जी है, नंबर ऑफ मोल्स कितने इन्वॉल्व हैं, एंड आउटपुट पे कितनी एनर्जी है, नंबर ऑफ मोल्स कितने इन्वॉल्व हैं। और फिर अगर 1 मोल की रिक्वायरमेंट ये है तो फिर जितने नंबर ऑफ मोल्स आपने इनपुट किए हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो तकरीबन सारे क्वेश्चंस की जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो एक ही होता है कि आप सारा गिवन अमाउंट लिखते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, निकालेंगे आप। 100 पाउंड गिवन है, ठीक है, ज़ाहिर है इसको 12 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 8.34 पाउंड मोल ऑफ कार्बन। देन मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ज़ाहिर है अब 1 मोल ऑफ कार्बन इज़ बेसिकली रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर 8.34 पाउंड मोल ऑफ कार्बन यूज़ किए हैं तो जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 8.34 पाउंड मोल ही होगी ना,
ठीक है ना, जितने कार्बन के मोल हैं उतने ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली ऑक्सीजन की वो 8.34 पाउंड मोल है। नाउ अब एयर आपको कितनी प्रोवाइड, मतलब आपको कितनी एयर मिली और उस एयर में कितना ऑक्सीजन था। अब एयर आपको कितनी चाहिए बेसिकली, ठीक है, क्योंकि आपको 8.34 पाउंड मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है और आपके पास ऑक्सीजन नहीं है बल्कि एयर है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि जनाब आली 8.34 ऑफ ऑक्सीजन ऑफ पाउंड मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है, ये 21% ऑक्सीजन की वजह से आया है। और इससे हम ये मालूम करेंगे कि अगर 8.34 पाउंड मोल ऑफ ऑक्सीजन है तो उसको प्रोवाइड कितने मोल ऑफ एयर करेगी, और इसलिए हमारे पास इसका आंसर आया है 39.7 पाउंड मोल ऑफ एयर। ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल इस तरीके से है। मैं चले आपको लिख के बता देती हूँ ताकि आपको किसी किस्म का कोई शुबा ना रहे। देखें ये जो चीज़ है ना, ये बहुत सिंपल है, ठीक है, ये सब चीज़। और इसको आप अगर आप इस तरह नहीं लिख सकते ना तो आप इसको बहुत आसानी से मैं बताती हूँ आप कैसे लिखेंगे। आप ये तो लिख सकते हैं कि 100, आप ये तो आराम से लिख सकते हैं ना कि 100 मोल ऑफ एयर, ठीक है, उसमें कितना ऑक्सीजन होता है जनाब 21, ठीक है। मैं मोल नहीं लिख रही क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा और वैसे भी मुझसे लिखा भी नहीं जा रहा है, इससे 21 मोल ऑफ ऑक्सीजन के बराबर होता है। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये वैल्यू कैसा है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप उल्टा कर दें क्योंकि आपको जो गिवन है वो तो ऑक्सीजन है, ठीक है। 21 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 मोल ऑफ एयर, ठीक है। ठीक है, तो आपको क्या था 8.34 मोल थे ना, ठीक है। तो 8.34 अगर आपको ऑक्सीजन के बारे में मालूम करना है, मोल्स के बारे में मालूम करना है कि कितनी एयर चाहिए होगी उसके लिए, तो आप सिंपली क्या करेंगे 100 यहीं पे रहेगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा 21 से, ठीक है, और ये होल टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी 8.34 से, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो देखें ये एग्जैक्टली वही चीज़ बन रही है एंड इट इज़ वेरी सिंपल। 8.34 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है। सो दिस इज़ द सेम थिंग। तो ये जस्ट यूनिटरी मेथड से निकाला है कि अगर 100 मोल में 21 मोल ऑक्सीजन होते हैं तो 21 मोल में 100 मोल ऑफ एयर होते हैं, तो 8.34 पाउंड मोल ऑक्सीजन में कितने पाउंड मोल ऑफ एयर होंगे, ठीक, कितने पाउंड मोल ऑफ एयर से मिल सकती है, तो वो 39.7 पाउंड मोल ऑफ एयर के अंदर 8.34 मोल ऑफ ऑक्सीजन शामिल होते हैं। कितनी प्रोडक्ट बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑफ कोर्स 8.34 मोल ही बनेगी, ठीक है। और कितनी नाइट्रोजन बनेगी आउटपुट स्ट्रीम में, जो कि इनपुट स्ट्रीम में। उसकी वजह यह है कि नाइट्रोजन तो चेंज ही नहीं हुई, नाइट्रोजन तो इनपुट में भी एज इट इज़ है, उसका कोई काम नहीं है, और आउटपुट में भी वो एज इट इज़ है, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि जनाब आली अगर वो 79% नाइट्रोजन है तो जो है वो 79% का मतलब 79 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.79% मोल रेशियो ऑफ 39.7 कंप्लीट मोल ऑफ एयर पाउंड मोल। तो नाइट्रोजन के पाउंड मोल कितने आ गए 31.36 पाउंड मोल। और अगर आप इस तरह नहीं निकालें तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं कि 39.7 मोल एयर के हैं, अगर आप इसमें से माइनस कर देते हैं 8.34 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन तो आंसर आपको 31.36 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ही मिलेगा, ठीक है। तो वो एक ही बात है,
यानी आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 39.7 माइनस, ठीक है, 8.34, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, ये बिल्कुल इसी टर्म के बराबर होगा जो हमारे पास यहाँ पर आई हुई है, ठीक है, 31.36 पाउंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने जब सारे मोल्स निकाल लिए कि इनपुट में किसके क्या मोल्स हैं, आउटपुट में किसके क्या मोल्स हैं, तो अब हम हीट बैलेंस की तरफ आते हैं। और हीट एनर्जी कंटेंट ऑफ कार्बन इन कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी सिंपल कि अगर 1 मोल ऑफ कार्बन इवॉल्व्ड 1,69,250 BTU, then 8.34 pound mole of carbon will provide basically 14,11,545 BTU, ठीक है। तो जो रिक्वायरमेंट थी कार्बन की, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होने की, टोटल अगर एक मोल की जो है वो ये वाली BTU थी 1,69,000 की, तो 8.34 पाउंड मोल कार्बन की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 14,11,545 BTU, ठीक है। ये हो गया इनपुट रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि इनपुट में इतनी एनर्जी इवॉल्व होगी, ठीक है। अच्छा, अब आउटपुट में हमको कितनी एनर्जी मिलेगी, आउटपुट में हमें बेसिकली जो एनर्जी मिलेगी वो कंबाइंड एनर्जी होगी। किस किस की कंबाइंड एनर्जी होगी जनाब, हीट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होगी। तो जाहिर है कितने मोल प्रोड्यूस हुए, 8.34 मोल प्रोड्यूस हुए कार्बन डाइऑक्साइड के, और जो है उसकी ऑलरेडी जो हीट कैपेसिटी थी Cp वो 23.45 थी, गिवन थी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया उससे, तो एक मोल की इतनी थी, तो इतने 8.34 मोल्स की कितनी होगी, हमें हीट कैपेसिटी पता चल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की। और बिल्कुल इसी तरीके से हीट कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन 1 मोल की गिवन थी 14.38, और हमारे पास जो मोल्स हैं वो 31.36 हैं, तो इसकी भी पता चल जाएगी। और टोटल इन दोनों को प्लस करने से जो हमारे पास ब्रिटिश थर्मल यूनिट आ रहे हैं, दे आर बेसिकली 1281422, यानी ये कितने हो गया तकरीबन, देखती हूँ, 12,81,422 BTU, ठीक है। तो क्या ज़्यादा है, इनपुट ज़्यादा है क्या आउटपुट ज़्यादा है, इनपुट ज़्यादा है, ठीक है। 14,11,545 जो थी वो इनपुट थी, और आउटपुट में हमें कितनी मिल रही है, जस्ट 12,81,422 BTU। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम टोटल हीट एनर्जी को देखते हैं जो कि आउटपुट है हमारा, ठीक है, और जो जो इनपुट है हमारा, और वो जो है वो 14,11,545 है, और जो आउटपुट में आया है वो 12,81,422 है। तो बाकी जो हीट थी वो बेसिकली अनअकाउंटेड रह गई, ठीक है, यानी वो बेसिकली लॉस हो गई, ठीक है, जो कि क्वेश्चन था बेसिकली अनअकाउंटेड फॉर लॉस। तो बेसिकली ये वो हीट एनर्जी है जो हमारे आंसर है, ठीक है। और ये सिंपली हमारी जो इनपुट की एनर्जी थी उसमें से जब हम आउटपुट की टोटल एनर्जी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, दैट इज़ बेसिकली अनअकाउंटेड फॉर लॉसेस, and it is basically 1,30,123 BTU, ठीक है जनाब। तो ये हमारा एनर्जी का क्वेश्चन हो गया। और अब हमारे पास जो है वो गैस लॉ होते हैं, तो मैं यहाँ पर इस लेक्चर को वाइंड अप करती हूँ, एंड देन फिर हम नेक्स्ट अपना लास्ट सेशन जो करेंगे वो होगा गैस लॉ के ऊपर।